हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए बीपीएसई यूनिट नंबर 7 चीन के प्रति भारत की नीति लेकर आई हूँ। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। भारत की चीन नीति के बारे में जानते हैं पहले हम कि इसकी क्या भूमिका है। तो दोनों देश एशिया महाद्वीप में हैं, दोनों के पास विशाल भूभाग है तथा यह दो बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। संबंधों में प्राचीनता किस तरह से है, देखिए बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। चीन में यह धर्म सबसे ज़्यादा विस्तारित है, लेकिन यह चीन में भारत से ही गया। चीन से कई लेखक इतिहासकार भारत आए और भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा उन्होंने। भारत का समर्थन देखिए 1949 में चीन साम्यवादी क्रांति हुई। भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी तथा चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। कई विशेषज्ञों का मानना था कि चीन के साथ संबंध बनाते हुए भारत को सतर्क रहना चाहिए। और उसके बाद भी पंचशील समझौता हुआ। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई भारत आए और उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों में अपनी आस्था प्रकट की। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील सहमति बनी तथा हस्ताक्षर हुए। पंचशील के 5 सिद्धांत इस प्रकार थे। पहला, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की प्रभुसत्ता और सम्मान करेगा। दूसरा, कोई भी राष्ट्र किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा। थर्ड, कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परस्पर सह अस्तित्व और आदर की भावना रहेगी, समानता रहेगी। ठीक। पंचशील समझौते पर जवाहरलाल नेहरू और जेहोई इनलाई ने हस्ताक्षर किए। भारत चीन संबंधों में तनाव। तिब्बत का मुद्दा भारत तथा चीन के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है जो 16,000 फीट ऊंचा है। इसे विश्व की छत या पामीर का पठार भी बोला जाता है। यह दोनों राष्ट्रों के बीच बफर क्षेत्र का कार्य करता है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था, ना तो भारत के और ना ही चीन के नियंत्रण में। चीन ने नेहरू जी को आश्वासन दिया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र रहेगा तथा चीन की केंद्रीय सरकार तिब्बत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। चीन धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को कुचलने और उसकी स्वतंत्रता भी वास्तविक नहीं रहने दी उसने। 1954 में पंचशील समझौते का चीन ने अर्थ निकाला कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला। 1958 के तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे चीन की सेनाओं ने दबा दिया। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत से राजनीतिक शरण मांगी। भारत ने उसको शरण दी तथा जो तिब्बती नागरिक आए थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बसाया। दलाई लामा को भारत में शरण देने को चीन ने नकारात्मक नज़रिए से देखा और भारत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि भारत चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सीमा विवाद किस प्रकार से है, देखिए 1962 में 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के द्वारा चीन ने अक्साई चीन तथा नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी के अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण किया। वर्तमान में चीन ने तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछा दी है। हिमालय में काफ़ी ऊपर तक सड़क निर्माण कर लिया है। बेस कैंप तक चीन अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया है। उत्तराखंड तथा जम्मू तथा कश्मीर की सीमा पर चीन हस्तक्षेप करता रहता है। चीन ने पाक को 1965, 1965 तथा 1971 के युद्ध में समर्थन किया। यहाँ तक कि परमाणु तथा मिसाइल तकनीक भी दी। भारत व चीन के मध्य के संवाद एवं समझौतों पर देखते हैं क्या है। भारत की छवि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में भारत की छवि को धक्का लगा और यह स्पष्ट होने लगी कि भारत एक कमज़ोर देश है और
और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भारत में विरोधी दलों, जनता तथा कांग्रेस क्षेत्रों में भी सरकार की आलोचना हुई। इस युद्ध के समय सोवियत संघ तटस्थ बना रहा और अब उसने चीन को रोकने का प्रयास नहीं किया और ऐसे में भारत को ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता की मांग करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रधानमंत्री नेहरू की छवि को धक्का लगा। कुछ दलों ने उनके त्यागपत्र की भी मांग की। भारत के रक्षा मंत्री भी कृपण मेनन के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कम्युनिस्टों पर प्रभाव क्या पड़ा? इस घटना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आई दरार को चौड़ा किया। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में, मतलब दो प्रकार की पार्टी में बट गई। भारत की घरेलू नीति में बदलाव। चीन आक्रमण से पहले भारत उत्तर पूर्व के राज्यों पर अधिक ध्यान नहीं देता था, परंतु चीन के भारत पर आक्रमण का एक प्रभाव यह पड़ा कि भारत सरकार ने उत्तर पूर्व के इलाकों की ओर ध्यान देना शुरू किया तथा इन राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु सैन्य शक्ति को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया। भारत चीन संबंध। चीन के साथ भारत के राजनयिक संबंध टूट गए। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया 1976 में आरंभ हुई और 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, चीन की यात्रा पर गए। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में। इस आक्रमण के कारण यह सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति सुरक्षित नहीं है, इसलिए अधिकतर राष्ट्र अब इसमें कम दिलचस्पी दिखाने लगे। भारत व चीन के मध्य संवाद एवं समझौते पर अब हम बात करते हैं। देखिए क्या समझौते हुए हैं। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथार्थ स्थिति बनाए रखने की पहल की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं व्यापारिक विस्तार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए गए। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ा है। इस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार होता है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामले में दोनों की नीतियां एक जैसी हैं। 2006 में चीन और भारत के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नाथुला दर्रा, जो 44 वर्षों से बंद था, उसे व्यापार के लिए खोल दिया गया। यह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। भारत और चीन विवाद। नवीन घटनाएं क्या हैं? 2017 में सिक्किम के साथ चीनी सीमा पर भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू किया, पर भारतीय सेना ने उसे रोक दिया। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, उसके चलते भारत ने यह कदम उठाया। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अभी भी यह सीमा विवाद जारी है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।